ये इक्वेशन का हमने भी कंप्लीट किया। क्या है? P1 m1 बाय रो। क्या आया हमें? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू PM m1 बाय रो। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस कंटिन्यूटी के लिए लिख रहा हूँ, आपकी बुक में तो सामने ही होगा। ठीक है, वी नो दैट, हमें ये पता है ना कि m1 बराबर m2 के। हाँ बोलो, वी नो दैट m1 इज इक्वल टू, तो क्या मैं इसको m लिख सकता हूँ? तो कहना है राइट, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू P1 m बाय रो माइनस P2 m बाय रो। तो कहना है राइट, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू m बाय रो इंटू P1 माइनस P2। ये आ गया मुझे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसको मैं पुट करता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम में। ठीक है, ये लिखे थे आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पहले लिखे हो ना? तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं पहले नॉन कंजर्वेटिव वाला लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स work done by non-conservative force plus work done by conservative force is equals to change in kinetic energy। बोलो क्लियर है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है बोलो? m बाय रो P1 माइनस P2 प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आया था? mg। ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो को मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। m बाय रो P1 माइनस P2 प्लस mg H1 माइनस H2 इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ? हाफ m V1 स्क्वायर। ये बोलो m1, इसको मैं हाफ m2 V2 स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ दोनों जगह सेम है, पता है हमें। m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। उसको मैं कैसा लिख सकता हूं? दिख रहा है ना? दिख रहा है? दिख रहा है? इसको मैं कैसा लिख सकता हूं फिर? बोलो, m बाय रो P1 माइनस P2 प्लस mg H1 माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ m, दोनों में से कॉमन, हाँ क्या बचेगा? माइनस माइनस V2। तो चलो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ये हटाओ। ठीक है, वैसे भी हमें m m m बाद में चलेगा। V2 क्लियर? यहाँ से मैं m m m कैंसिल कर सकता हूँ। क्या क्या बचेगा बोलो? ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? P1 बाय रो माइनस P2 बाय रो प्लस ये क्या हो जाएगा? GH1 माइनस GH2। ये क्या हो जाएगा? P1 स्क्वायर बाय 2 माइनस P2 स्क्वायर बाय 2। ना क्लियर है? अब देखो, आपको अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके 1 वाले एक साइड और 2 वाले एक साइड लाऊं तो कर सकता हूं ऐसे। तो यहाँ P1 बाय रो ऑलरेडी है, तो जो 1 वाले उनको लेफ्ट साइड ला रहा हूं मैं।
उल्टा किया मैंने, मिस्टेक मुझे ये समझ में है। क्या बोलो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल है ना, तो 2 इधर रहेगा, हाँ, और 1 सही है, बाकी सब तो सही है, खाली यहाँ पे 2 इधर रहेगा और 1 इधर रहेगा। तो मतलब 2 वाला पॉजिटिव आएगा और 1 वाला नेगेटिव आएगा। 1 वाले को यहाँ फेंको तो क्या आएगा, प्लस v1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GH1, वो तो ऑलरेडी इधर ही है, ठीक है, इक्वल टू, इसको वहां फेंको तो ये हो जाएगा P2 बाय रो बराबर, और GH2 उधर फेंको तो प्लस GH2 बराबर, हाँ, और क्या, बोलो बोलो बोलो, यहां पे क्या बचेगा, प्लस V स्क्वायर बाय, तक क्लियर है, हाँ, बोलो, सबको रो से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय रो, तो क्या आ जाएगा, P1 प्लस रो GH1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस, सॉरी, इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस रो V2 स्क्वायर बाय 2। बोलो इतना क्लियर है, ये समझ में आया, इसमें किसी को कोई डाउट है, पक्का, हाँ। अब देखो जरा, इस टर्म को बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। इस टर्म को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस टर्म को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यही 3 एनर्जी तो थी पूरे सिस्टम में, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ये दोनों मिलके कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हो गए, ठीक है, और तीसरी थी काइनेटिक एनर्जी। ये तीनों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या, जो पॉइंट 1 पे है वही पॉइंट 2 पे होना चाहिए। तो देखो 1 की सारी एनर्जी इक्वल आ रही है 2 की सारी एनर्जी के, तो कहना है से P1 प्लस रो GH1 प्लस ये 1 वाली जितनी भी एनर्जी है क्या सारी 2 की एनर्जी के बराबर आ रही है, मतलब 1 पे जितनी एनर्जी है क्या वो इक्वल है 2 की एनर्जी से। तो कहना है से P प्लस रो GH प्लस रो V स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे जब पॉइंट 1 की प्रॉपर्टीज पॉइंट 2 की प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब वो क्या है, कांस्टेंट। जैसे Q1 और Q2 सेम था तो मैंने कहा Q कांस्टेंट है ना। उसी तरह जब ये P1 P2 सेम है तो P कांस्टेंट है, रो GH1 रो GH2 सेम है तो ये कांस्टेंट है, ये टर्म सेम है मतलब कांस्टेंट है। यानी ये पूरे का सम ये पूरे के सम से सेम है, यानी ये पूरे तीनों का सम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और यही है बर्नौलीज इक्वेशन, इसी को बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। मैं आपको इसमें और आगे हमें जाना है, मैं बताऊंगा, पहले ये छापो, पहले ये छापो जल्दी जल्दी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज बर्नौलीज इक्वेशन। ये वाली जो इक्वेशन अभी हमें आई इसको हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन।
आपने ये डब्बा बना, डब्बे पे एरो डालो और लिखो बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, हो गया? आगे किसी का लिखो जल्दी। हाँ तो अभी इसको तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, ये बाकी होगा ना। ये आ गई बर्नौलीज इक्वेशन, लेकिन हमने इक्वेशन ऐसी नहीं लिखी थी। हमने क्या लिखा था? द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड फ्लो इज कांस्टेंट। चलो चेक करते हैं। ठीक है, मुझे बताओ प्रेशर एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? एनर्जी ड्यू टू प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर है? एनर्जी ड्यू टू प्रेशर क्या हो जाएगा? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वॉल्यूम। बराबर? ठीक है, फोर्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो, प्रेशर इनटू एरिया इनटू एक्स अपॉन वॉल्यूम। बराबर? फोर्स की जगह पे मैं प्रेशर इनटू एरिया लिख सकता हूं। मुझे आप बताओ ए इंटू एक्स क्या हो जाएगा? हाँ बोलो, ए इंटू एक्स क्या हो जाएगा? वेलोसिटी नहीं होगा, वॉल्यूम होगा। भाई कंफ्यूज मत हो, यहाँ दो वी है। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिखने में नहीं समझ में आता है वी वेलोसिटी का है वॉल्यूम का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी इंटू वॉल्यूम अपन नीचे भी क्या है? वॉल्यूम 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 कैंसिल। मुझे बताओ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आया आपको? पी आया? पी आया मतलब मैं पी की जगह प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकता हूं। ये देखो ये, हाँ ये बस अभी इतना याद रखो। ये हो गया, ये पार्ट हो गया। ये प्रेशर एनर्जी। सेकंड टर्म कौन सा था? पोटेंशियल एनर्जी का। चलो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करके देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh बाय v। ठीक है, तो क्या मैं m बाय v को रो इज इक्वल टू m बाय v लिख सकता हूं? तो अगर कहीं पे रो जी एच लिखा हुआ है तो क्या मैं उसको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकता हूं? क्या लिखा था यहाँ? ऐसे ही यहाँ लिखा है ना ऐसी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एनर्जी कौन सी थी? बोलो बोलो बोलो। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट इज दिस m बाय v? यस, तो कहना है राइट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू रो v स्क्वायर बाय 2। तो कहीं पे ये टर्म दिख रहा है तो क्या मैं उसमें काइनेटिक एनर्जी की जगह v लिख सकता हूं? बोलो। अब मुझे आप बताओ बर्नौलीज इक्वेशन क्या आई थी? p प्लस रो जी एच प्लस रो v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू व्हाट इज p? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। व्हाट इज रो जी? What is P? Pressure energy per unit. What is rho gh? Potential energy per unit. What is this? बोलो। is equals to क्या पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिलकर टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो कहना है, अच्छा चलो ये इसको देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ WP प्लस PE प्लस KE अपॉन V इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तीनों मिलके क्या टोटल एनर्जी हो जाएगी? कहना है टोटल एनर्जी बाय V इक्वल टू कांस्टेंट। यही बर्नौलीज की इक्वेशन है। हाँ, द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। आया वही?
समझ में आया? पक्का? ये हमने स्टेटमेंट लिखा था, वहां मैंने स्टेटमेंट लिखा था, वहां उस स्टेटमेंट से ये इक्वेशन बनाए थे। ठीक है, बहुत पीछे जाना पड़ेगा ना इसके लिए। इधर पे स्टेटमेंट लिखे थे और हमने इक्वेशन लिखा था, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब ये पूरी ग्रंथ लिखने के बाद हमें लास्ट में यही चीज हमने साबित कर दी, हाँ, कि हाँ भाई टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, ये तो बात साबित हो गई। और बर्नौलीज की इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा था, दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, देखो बोलो क्लियर है? तो आगे लिखो, एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो और लिखो। एक लाइन लिखो, स्टार डालो, लिखो प्रूफ ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, प्रूफ ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन दैट टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट कैन बी गिवन एज फॉलोज, कैन बी गिवन एज फॉलोज। अगर आपको एग्जाम में ऐसा आया, शो दैट टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कांस्टेंट, तो आप बर्नौलीज इक्वेशन यूज करके सारा कर सकते हो। क्लियर है? हाँ, देखो प्रूफ फॉर Bernoulli's equation as total energy per unit volume for a fluid is constant, for a fluid is constant। लिखे? इसके आगे लिखते जाओ। देखो इसके आगे पूरा कंप्लीट करो, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। वो लिखे, एक लाइन छोड़ो, इसका हो गया लिख के, इसका हो गया लिख के, एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, बर्नौलीज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टोटल हेड, बर्नौलीज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टोटल हेड, बर्नौलीज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टोटल हेड, टोटल हेड, इन टर्म्स ऑफ टोटल हेड। ठीक है, ठीक है। टेल मी बर्नौलीज इक्वेशन क्या थी? बर्नौलीज इक्वेशन क्या थी? P प्लस रो जी एच प्लस रो वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं इसको हेड जो होता है ना, दैट इज द हाइट विच इज मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर। हेड इज समथिंग विच इज मेजर्ड इन मीटर। जो हाइट होती है ना, उसी को हम, जो लिक्विड की हाइट होती है उसी को हम हेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइट होगी उसको हम किस में मेजर कर सकते हैं? मीटर या सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आप एक काम करो, यहाँ हाइट का टर्म दिख रहा है, यहाँ पे बाकी सब हटा देना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा?
अगर यहाँ पे हाइट का ही टर्म रखना है, बाकी सबको हटा देना है, तो क्या करना पड़ेगा, रो जी से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इसको करूंगा तो ये दोनों बुरा मान जाएंगे, तो पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा डिवाइडिंग बाय रो जी। तो यहां क्या बचेगा बोलो, P डिवाइडेड बाय रो जी प्लस H प्लस V स्क्वायर बाय 2G बचेगा यहाँ पे, क्योंकि रो रो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, कांस्टेंट। बोलो क्लियर है। ये क्या है, हाइट, ठीक है। इसको पोटेंशियल हेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का टर्म था, वो हट के यहाँ पे हाइट आ गई, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल हेड। क्या बोलते हैं, यहाँ कौन सी एनर्जी थी, प्रेशर, वो हटके। अच्छा मुझे आप बताओ, अगर आपने 11th का यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा तो आपको पता होगा वही चीजें एक साथ ऐड हो सकती है जिनके डायमेंशन सेम हो, और डायमेंशन सेम होगा मतलब यूनिट सेम होगी। तो अगर इसकी ये हाइट है, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। ये दोनों इसके साथ तभी ऐड हो सकते हैं जब इनकी भी यूनिट मीटर और इनकी भी यूनिट, तो इसीलिए इसको भी हेड बोल रहे हैं। मैंने क्या बताया, हेड इज समथिंग विच इज मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर, जो लेंथ के टर्म में होता है, राइट। अब ये h के साथ ऐड हो रहे, इसका मतलब इनके और इनके डायमेंशन भी h के जैसे ही होंगे, मतलब इसकी भी, इसका भी जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर, और इसका भी जो यूनिट होगा क्या होगा, मीटर। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी की जगह तो पोटेंशियल हेड हो गया, ये हेड किसकी जगह आ रहा है, तो ये हो गया, अरे बोलो, प्रेशर हेड। ये किसकी जगह आ रहा है, तो ये क्या हो गया, काइनेटिक हेड। क्या ये प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड मिला के मैं बोल सकता हूं टोटल हेड, हाँ, इज इक्वल टू, ये भी बर्नौलीज की इक्वेशन है। बर्नौलीज इक्वेशन एक और चीज हमसे कहती है क्या, टोटल हेड ऑफ अ फ्लूइड इफ इन अ फ्लूइड फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये हेड क्या होता है, हेड मींस प्रेशर को हम हाइट के टर्म्स में जब डिफाइन करते हैं उसको हम प्रेशर हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को जब हम हाइट के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसको बोल रहे हैं प्रेशर, प्रेशर वाले टर्म को जब डिफाइन करें तो प्रेशर हेड, पोटेंशियल को डिफाइन करें तो पोटेंशियल हेड, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को जब हम हेड के टर्म्स में या फिर हाइट के टर्म्स में डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक हेड। बोलो क्लियर है, समझ में आया, तो लिखो लिखो लिखो, स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हेड, इन टर्म्स ऑफ टोटल हेड, ऐसा लिखो, इन टर्म्स ऑफ टोटल हेड, और दो डॉट डालो। इसके लिए एक अलग से स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ओरिजिनल तो वही है, ठीक है, मेन वही है जो हमने पहला लिखा था, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ फ्लूइड फ्लो इज कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला देखो, मैथमेटिकल इक्वेशन देखो, और तुम बताओ इसके लिए स्टेटमेंट क्या होगा। अगर मैंने आपको लिखाया स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टोटल हेड, तो क्या स्टेटमेंट बनेगा इसका, फॉर अ फ्लूइड फ्लो टोटल हेड रिमेन्स खत्म। It states that for a fluid flow, the total head remains constant. The total head remains constant. For a fluid flow, the total head remains constant. हो गया, ठीक है। उसके नीचे ये पूरा छापो, इन टर्म्स ऑफ हेड करना है अपने को, तो छापो पूरा जल्दी। क्या लिखे, अब अगर कहीं पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना है तो कैसे करोगे। अब ध्यान दो, मान लो ये एक पाइप का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ इसमें से कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपको 0.1 की वेलोसिटी दी हुई है, 0.2 की नहीं पता है लेट से, ठीक है। तो
तो आप बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करके निकाल सकते हो कैसे, फ्लूइड फ्लो में पॉइंट 1 ले लिए, पॉइंट 2 ले लिए, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है बोलो, P प्लस रो जी एच प्लस रो वी स्क्वायर बाय 2 1 इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस रो P2 स्क्वायर बाय 2। अगर इक्वेशन में आपको P की वैल्यू दी है, P2 की वैल्यू दी है, या फिर P1 P2 का डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, P2 को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2, ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है, फिर H की वैल्यू दी हुई है, H1 H2 की वैल्यू दी हुई है, तो ये सब पुट करके आप लोग क्या कर सकते हो, कोई एक अननोन की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आया? इस तरीके से अगर कोई भी दो पॉइंट पे अगर कोई चीज निकालनी, यहाँ का प्रेशर निकालना है, यहाँ का पता है, तो भी बर्नौलीज इक्वेशन यूज कर सकते हो, या कहीं की वेलोसिटी निकालनी, कहीं की दी हुई है तो यूज कर सकते हो। बोलो क्लियर है, समझ में? अब बर्नौलीज इक्वेशन बहुत काम की क्यों है, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखो बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस रो वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट के लिए मैंने क्या के यूज किया था ना, चलो के ही लिखता हूँ, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये कहती है ओके। तो और इसको मैं अगर दो पॉइंट पे अप्लाई करूं तो P1 प्लस रो जी H1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस रो V2 स्क्वायर बाय 2। ये इक्वेशन, मतलब ये साइड के बाजू का पूरा टर्म बराबर होना चाहिए ये पूरे टर्म के। एग्जांपल ले लो, इसकी वैल्यू है लेट से 10, इसकी वैल्यू है 20 और इसकी वैल्यू है 30। ठीक है, तो ये टोटल की वैल्यू कितनी है 60, तो ये टोटल की भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 60 बराबर। ठीक है, अब समझो, मान लो सेकंड वाले साइड का प्रेशर कम है, 10 की बजाय यहां पे प्रेशर 5 है। ठीक है, हाइट मान लो सेम है, ठीक है, सेम है मान लो, ठीक है। अब इसको 60 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली वो पूरे टर्म को क्या होना पड़ेगा, बताओ मुझे, वो पूरे टर्म को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा वो, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा। और यहां पे वेरिएबल क्या है, डेंसिटी तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, क्या है, मतलब अगर एक जगह का प्रेशर कम है बराबर, ठीक है, किसी दूसरे पॉइंट के मुकाबले, बोलो क्लियर है, तो P1 का प्रेशर ज्यादा है, P1 का प्रेशर ज्यादा है P2 के मुकाबले, P2 के मुकाबले बराबर। तो वेलोसिटी आपको क्या लग रही है, V1 की जो वेलोसिटी कम है V2 के मुकाबले। अरे बोलो क्लियर है, आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या कि जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा। अरे बोलो क्लियर है, हाँ हाँ, ये बात याद रखो बस, इतने स्टेटमेंट से ये कैसे समझ में आया, ये मैथमेटिकल रिलेशन से समझ में आया। तो यहां से क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी इट इंप्लाइज वहां पे प्रेशर कम होगा, वहां पे प्रेशर कम होगा, वहां पे प्रेशर। ये बात स्टैब्लिश हो चुकी है, ये आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो ये यहां पे अपने देखे, यहां प्रेशर ज्यादा इसके मुकाबले, तो यहां वेलोसिटी इसके मुकाबले कम, जहां प्रेशर ज्यादा वहां वेलोसिटी कम बराबर। इक्वेशन से समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर प्रेशर ज्यादा है वेलोसिटी, वहां वेलोसिटी कम है, तो जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर, चलो वहां चेक करते हैं, यहां वेलोसिटी इसके मुकाबले ज्यादा है तो यहां का प्रेशर इसके मुकाबले कम है। तो अगर दो अलग अलग जगह है, एक जगह प्रेशर ज्यादा है एक जगह प्रेशर कम है, मुझे बताओ वेलोसिटी कहां ज्यादा होगी? एक जगह प्रेशर सिंपल, एक जगह प्रेशर ज्यादा है एक जगह प्रेशर कम है, मैं आपसे पूछ रहा हूं वेलोसिटी कहां ज्यादा होगी? एग्जैक्टली जहां प्रेशर, तो कहना है जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है, इसका उल्टा भी ट्रू होगा। कहना है जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर
अब ये बर्नौलीज इक्वेशन काम कैसे करती है देखो रियल वर्ल्ड में, समझना इसको, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 के किनारे से दूर खड़े रहे क्योंकि वहां से एक जलद गाड़ी जाने वाली है। सुनो ये ऐसा क्यों होता है अब समझो। प्लेटफॉर्म के करीब में 3-4 लादी लगी होती है रेड कलर की, उसके आगे से फिर नॉर्मल प्लेटफॉर्म चालू होता है। मतलब वो ये है कि इस लाइन के बाहर खड़े रहो, इसके अंदर मत रहो। मान लो आप अगर उसके अंदर खड़े हो तो क्या होगा, एक जलद गाड़ी अगर जाएगी आपके आगे से तो अपने आगे की हवा को पुश कर रही होगी। वो जब वो गाड़ी आगे आ रही होगी, ठीक है, मान लो आप यहां खड़े हो, गाड़ी इधर है और वो बहुत स्पीड से आ रही है, तो अपने आगे की हवा को पुश करते हुए आ रही है। तो आपके आगे की जो हवा है उसकी वेलोसिटी आपकी पीछे की हवा से ज्यादा होगी कि कम होगी? सिंपल लॉजिक लगाओ और बोलो, आपके आगे की जो हवा है वो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी आपके पीछे वाली हवा से कि कम होगी? ज्यादा होगी। जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर, तो अब होगा क्या, आपके आगे कम प्रेशर का एरिया बन गया, आपके पीछे ज्यादा प्रेशर का, आपको पता भी नहीं चला जाए। और हमेशा ये तो कोई भी चीज ज्यादा प्रेशर, जब आपके पीछे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है आगे कम है तो आप कहां चले जाओगे? ऑटोमेटिक खींचे चले जाओगे किसकी तरफ? आपके आगे क्या है? हवा तो चले गई, अब क्या है? ट्रेन है। तो धोखा हो जाएगा ना, जान के साथ खतरा है ना, इसीलिए वो अनाउंसमेंट होती है। समझ में आया? यहां बर्नौलीज इक्वेशन एक्चुअल पिक्चर में है। क्लियर? समझे? नहीं हटोगे तो आप कुछ नहीं कर रहे, खुद खींच लेगी आपको, फिजिक्स अपना काम करेगी, ठीक है। तो यहां वो फिजिक्स काम कर रही है, इसलिए इसको हटने बोलते हैं। दूसरा एक और, अक्सर जब तेज हवाएं चलती है, अरे मैं शायरी नहीं मारने वाला हूं, बोल रहा हूं आगे। अक्सर जब तेज हवाएं चलती है तो लोगों के घरों के पत्रे उड़ जाते हैं, उड़ते क्या नहीं? हाँ, अब उसके पीछे की फिजिक्स समझो, उसमें भी बर्नौलीज इक्वेशन काम कर रही है। कैसे? घर के अंदर जो हवा है क्या वो स्पीड में चल रही है? नहीं, जो फैन हवा घुमा रहा है वही हवा चल रही है। लेकिन अगर बाहर तूफानी हवाएं चल रही है तो आपके छत के ऊपर जो हवा की स्पीड है वो आपके छत के नीचे की हवा की स्पीड के मुकाबले बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा है। अरे बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। जहां स्पीड ज्यादा, जहां वेलोसिटी ज्यादा, वहां प्रेशर कम। वहां प्रेशर, तो छत के ऊपर और नीचे में से कंपेयर करके बताओ कहां प्रेशर कम होगा और कहां ज्यादा होगा? जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम। वेलोसिटी ज्यादा का है हवा की, छत के ऊपर की छत के नीचे? छत के ऊपर। वहां ऊपर तो तूफानी हवाएं चल रही है, तो ऊपर हवा की वेलोसिटी की वजह से छत के ऊपर प्रेशर क्या है? जब वो हवाएं आपके छत के ऊपर से बह रही है तो वहां कम प्रेशर बन रहा है, और आपके घर के अंदर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो जब कम ऊपर कम प्रेशर है, नीचे ज्यादा प्रेशर है, तो होगा क्या? उड़ेगा ना छत? ऐसे उड़ता है, एक बार उड़ गया फिर हवा अपने साथ लेके जाएगी। समझ में आ? तो वहां पर भी बर्नौलीज इक्वेशन, ये चीज हो रही है क्या नहीं वहां? अच्छा, ये वेलोसिटी कम होने से प्रेशर बढ़ेगा, ये कौन बताता है? बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसका मतलब वो बर्नौलीज इक्वेशन काम कर रहा है। समझे? क्लियर है? इवन एरोप्लेन में उड़ने के लिए जो एरोडायनेमिक लिफ्ट होती है, ठीक है, उसमें भी अब प्लेन के विंग्स जो होते हैं, अगर आप उसको एक्चुअली में देखो तो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। उसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो वो ऐसे ही रहता है। अगर प्लेन का जो लंबा सा विंग होता है उसको काटोगे तो ऐसा कुछ शेप देखने को मिलेगा। इसको जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है कि यहां से एयर के फ्लो को ज्यादा, एयर बहुत क्या बोलते हैं, आराम से फ्लो हो, ठीक है, और यहां से बहुत इजीली फ्लो हो जाए। अरे बोलो क्लियर है? हाँ, तो जहां पे वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। इसमें भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, यानी एक जगह प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है और एक जगह प्रेशर जो है वो कम होता है, ठीक है। अब प्रेशर का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से अगर नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर प्रेशर कम है तो क्या होगा? नीचे प्रेशर ज्यादा ऊपर प्रेशर कम है तो ऊपर उठना चाहेगा, ठीक है। तो विंग का शेप जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है कि नीचे जो है लो प्रेशर का जोन बने, ठीक है, और ये पूरा वही एयर फ्लो होती रहती ना, तो यहां पे उसका शेप ऐसा होता है कि यहां पे जो एयर का फ्लो है उसकी वेलोसिटी, अरे बोलो,
उसकी वेलोसिटी नीचे से जो एयर की नीचे से जो पार्ट कम हो और ऊपर से जो एयर फ्लो उसकी जो स्पीड हो वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो उसके वजह से क्या क्रिएट होगा, एक लिफ्ट क्रिएट होगा, मतलब नीचे हाई प्रेशर का जोन और ऊपर लो प्रेशर का जोन, तो उसकी वजह से प्लेन लिफ्ट करेगा। ठीक है, और फिर वो विंग के अंदर जो ऐसे ऐसे फ्लैप होते हैं ना, वो इसीलिए यूज करते हैं ताकि वेलोसिटी का चेंज हम बना सके ऊपर और नीचे की हवा में। फिर लैंड करते टाइम इसका उल्टा होगा। ठीक है, वो फ्लैप को ऑपरेट करके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर हमें ज्यादा प्रेशर चाहिए, ऊपर ज्यादा प्रेशर चाहिए तो वहां पे ऊपर की जो वेलोसिटी ऐसा कुछ करेंगे कि ऊपर जो एयर फ्लो की वेलोसिटी कम हो और नीचे की तरफ ये नीचे की साइड से, मतलब इसको उड़ते टाइम नीचे की साइड से लिफ्ट मिले, इसलिए नीचे की तरफ का हमको प्रेशर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए, और लैंड करते टाइम ऊपर का प्रेशर ज्यादा चाहिए। अब नीचे का प्रेशर ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे नीचे वेलोसिटी कम करना पड़ेगा, और लैंड होते टाइम ऊपर का प्रेशर ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हाँ ऊपर में प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा। तो ऊपर की हवा में से ऊपर की इस फ्लैप को इस तरीके से ऑपरेट करो कि ऊपर की तरफ जो एयर वेलोसिटी वो कम हो जाए, तो ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा और फिर वो चीज लैंड होगी। बोलो क्लियर है, समझ में आया पक्का। वो ट्रेन का एग्जांपल, छत का एग्जांपल, ये सबसे समझ में आया ना कि वेलोसिटी और प्रेशर के बीच में एक रिलेशन है। सिंपल बर्नौली इक्वेशन हमें ये एकदम क्लियरली बताती है, जहां वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा, जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा। ये एकदम निकालने वाली बात है बर्नौली इक्वेशन के अंदर से। ठीक है, और जो मैंने दोनों भी एग्जांपल बताया वहां पे आप एकदम क्लियरली ये होता हुआ देख रहे हो। ट्रेन के केस में, छत के केस में, समझ में आया, क्लियर है। ये तो लिख लिए होंगे ना आपने, सॉरी ये तो लिखना नहीं, इससे पहले का जो भी पार्ट था लिखना था वो लिख लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।